भारतवर्ष में साल भर अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहारों का संबंध किसी गांव से है, कुछ ऐसे त्योहार है जो राज्य विशेष के हैं और कुछ ऐसे त्योहार है जिन्हें देश में मनाया जाता है। लेकिन इन सभी त्योहारों में जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, जैसे स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व जिसे हम जश्न आजादी भी कहते हैं, और गणतंत्र दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व, ये ऐसे त्योहार है, ऐसे उत्सव है जिनका संबंध किसी गांव विशेष, किसी राज्य विशेष से नहीं है। इन त्योहारों का संबंध इस भारत भूमि की मिट्टी से है, इस मिट्टी के जर्रे जर्रे से है, हर दिल की धड़कन से है। इस समय हम ऐसे ही राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह के राज्य स्तरीय आयोजन में यहाँ शामिल है। एक बार फिर से मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आमंत्रित अतिथियों का और कोरोना योद्धा जिन्हें कहा गया है, जैसे कि प्रेस के सम्मानित बंधु, पुलिस, होमगार्ड, हेल्थ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी और नगर परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का भी यहाँ स्वागत है और धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का आज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रगान के पश्चात परेड कमांडर परेड की रिपोर्ट देने तथा इस भव्य परेड का निरीक्षण करने का आग्रह करने के लिए सलामी मंच की ओर बढ़े और माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने ये आग्रह स्वीकार किया। अब परेड का निरीक्षण करने के लिए परेड कमांडर की अगुवाई में परेड की ओर माननीय महोदय समय अग्रसर है, जहां पूरी परेड प्रतीक्षा में है सजे धजे भारतीय शैली के परंपरागत परिधानों में। ये ढालपुर का ऐतिहासिक मैदान और राज्य स्तर पर आयोजित हो रहा स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि जो ये भव्य परेड हमारे सामने है, सबसे आगे है हिमाचल प्रदेश पुलिस की प्लाटून और उसके बाद ITBP, SSB, होमगार्ड, हिमाचल पुलिस ब्रास बैंड की ये प्लाटून भव्य मार्च पास्ट के लिए तैयार है। इस समय परेड का निरीक्षण करने के लिए माननीय महोदय अग्रसर है। भारतीय फौज दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। हमारी सेना ने बहादुरी, बलिदान और शौर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इतिहास भारतीय जवानों की गौरवशाली परंपराओं की भरा पड़ा है। भारतीय जवानों ने युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में अपनी साख स्थापित की है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष, यहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में ही नहीं रहते, जमीन हिंद में इन फरिश्तों को जवान कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। ये सैनिक खून जमा देने वाली सर्दी और गर्मी की असहनीय तपिश में सीमा पर तैनात रहकर देश रक्षा करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा गौरवशाली देश है जहाँ एक राज्यों के लिए ये देश कोई किसी का टुकड़ा मात्र नहीं है। यहाँ देशवासियों के लिए ये देश विश्वस्त है। यहाँ देश को देश नहीं माँ कहा जाता है, माँ का सम्मान किया जाता है और माँ बराबरी का प्यार किया जाता है। यहाँ दिलों में ये गणपण रहता है कि वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता, वतन
से प्यारा कोई सनम नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। समूचा राष्ट्र जश्न आजादी से सराबोर है। 74वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय बतौर मुख्य अतिथि शामिल है और महोदय ने परेड का निरीक्षण किया। परेड का निरीक्षण करने के पश्चात सलामी मंच की ओर वापस आ रहे हैं। आज का ये दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है, खुशियों का दिन है, जब आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। इस आजादी के पीछे एक लंबे संघर्ष, तप, त्याग और बलिदानों की गाथा है। हम आज इस पावन मेला में अपने सभी वीर सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीदों की कुर्बानियों के प्रति कृतज्ञता का भाव समर्पित करते हैं। इस्लामी में से आगे प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा परेड मार्च पास्ट आरंभ करने की अनुमति दी गई। परेड कमांडर परेड में अपना निश्चित स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर है, जहां से कार्यक्रम को अपने चरण में लेकर जाएंगे मार्च पास्ट के लिए। उस पे है भाई आप आ जाओ। नहीं यहाँ से फोटो वही तो है ना। लहराता नहीं जहाँ पे उनका तिरंगा, हिमालय से ऊंची के निशान को कुर्बानियों से पाया है, जिसको छाती से अपना बलिदान है। ये भव्य मार्च पुलिस ब्रास बैंड द्वारा बजा भारत की महान सुरक्षा हमारा, हम कुल खुले हैं और कुल ना हमारा। मधुर में कदम से कदम मिलाते हुए कवरेज है ना, ये तो ये कर लूंगा खराब कर रहे मंच के सामने से गुजरने वाला है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं बीच में जाओ थोड़ा। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में आम आदमी को प्रदान करने, विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की परवाह के दौरान विभिन्न सरकारी समारोह का आयोजन करने में पुलिस विभाग द्वारा विशेष सेवाएं प्रदान की जाती है। पुलिस का ये दूसरा वार्षिक जब्ता प्लाटून कमांडर एएसआई नंदलाल की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए जिला कुल्लू में नशीले पदार्थों पे अंकुश लगाने के लिए जो कार्य किए जा रहा है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। यहाँ कुल्लू श्री गौरव के लिए सराहनीय कार्य किया है। आईटीबीपी की ये प्लाटून एसआई ज्ञान सिंह के नेतृत्व में आईटीबीपी भारत का अनूठा बल है, जो हर क्षेत्र में अग्रणी है। देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, पर्वतारोहण का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, सीमा की निगरानी करने में ये बल सबसे आगे रहता है। प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर
नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सलामी देते हुए इधर तो ठंडे हो जा। आवश्यकता पड़ने पर बल द्वारा आपकी सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद इलाकों में शांति बनाए रखने का कार्य किया जाता है। हिमाचल होमगार्ड प्लाटून कमांडर टिंकम राम की अगुवाई में बात करते हुए इस्लामी मंच के सामने से गुजर रहा है। आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित है। महोदय, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है जो समूचे राष्ट्र में मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह, श्रद्धा, उल्लास से मनाया जाता है। ये दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन है। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में था जो थी ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे, वो धारा याद कर ले। भारत माँ के उन सभी वीर सपूतों, बहादुर सैनिकों, वीरों वीरांगनाओं, अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को हम शत शत नमन करते हैं, जिनके संघर्ष, तप, त्याग और शहादत की बदौलत हम आज मुक्त हवाओं में सांस ले रहे हैं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सर्विस अवार्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। ये पुरस्कार इस राज्य स्तर पर आयोजित हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदान किए जाएंगे। मेरी दरखास्त है माननीय मुख्य जनता की शिकायतें सुनने और उनका समयबद्ध समाधान करने के उद्देश्य से 16 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की स्थापना की गई। हेल्पलाइन एक कॉल सेंटर के रूप में संचालित की जा रही है, जिसका कार्यालय शिमला में स्थित है। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 हेल्पलाइन के माध्यम से देश की जनता की समस्याओं के समाधान किए गए सराहनीय कार्य के लिए सिविल अवार्ड 2020 से सम्मानित कर गौरवान्वित निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी श्री आशुतोष गर्ग जी विभाग के लिए ये अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन द्वारा अगस्त 2020 तक 5,82,680 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,07,781 शिकायतें थी, जिनमें से 60,000 शिकायतों का हल हो चुका है। श्री ललित जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा से ने वर्ष 2018-19 में उपायुक्त के पद पर रहते हुए सिरमौर जिला में पर्यावरण संरक्षण और
रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकी से दोना पत्तन बनाने की परियोजना आरंभ की, जिससे पर्यावरण को संरक्षण प्राप्त हुआ और सिरमौर जिले में ग्रामीणों के लिए आय के साधन सृजित हुए। श्री ललित जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित करती है। ऊना जिला के श्री संदीप कुमार अपने निजी कार्य के साथ साथ किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री संदीप कुमार को उनके साहसिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्रोत से सम्मान से सम्मानित करती है। इन्होंने विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों की जान बचाई है, गाँव में आग को फैलने से रोका है। श्री संदीप कुमार ऊना जिला के रहने वाले हैं। सुश्री सुषमा वर्मा शिमला के गदेरी गांव की रहने वाली है। सुषमा वर्मा को हिमाचल प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। तालियां बजनी चाहिए। सुश्री सुषमा वर्मा को खेल के क्षेत्र में प्रशंसनीय एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार इस अवसर पर प्रेरणा स्रोत सम्मान से सम्मानित करती है। जिला शिमला से संबंध रखने वाले डॉक्टर मंगत राम डोगरा, जो मैरीलैंड हॉस्पिटल बाल्टीमोर विश्वविद्यालय अमेरिका से वेट्रियो रेटिनल में फेलोशिप जिन्होंने की है। डॉक्टर मंगत राम डोगरा की चिकित्सा क्षेत्र में उनकी सराहनीय योगदान के लिए प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। पिछले 27 वर्षों से रेटिनोपैथी ऑफ रेटिनोपैथी सहित विट्रो रेटिनल रोग और सर्जरी के क्षेत्र में इन्होंने अनुसंधान कार्य किए हैं। श्री नरेंद्र ठाकुर जिला मंडी के मुरहा गांव से संबंध रखते हैं। लोक गायक है, जिन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में लोक गायक के रूप में अपना गायन प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश की लोक कला लोक संस्कृति को संरक्षण दिया है और प्रचार प्रसार किया है। श्री नरेंद्र ठाकुर को संगीत के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात श्री वीरबल शर्मा जी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति व इसके प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में उतारने के लिए समर्पित रहे हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश के प्राचीन मंदिरों, किलों, स्मारकों, कुदरती झीलों, मेलों, त्योहारों, कठिन व उल्लास जनजीवन, विकासात्मक स्तंभों समेत हर विधा का छायांकन किया है। श्री वीरबल शर्मा जी के संग्रह में आज लगभग 1 लाख से अधिक छायाचित्र शामिल है। श्री वीरबल शर्मा जी को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। श्री बालकृष्ण शर्मा ने शास्त्रीय संगीत, तबला वादन, पियानो एवं कमर्शियल म्यूजिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और थोड़ा आगे चल बीच में चलेगा। अनेक गीतों में स्वर दिया है। बालकृष्ण जी ने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हिमाचली, राजस्थानी, गढ़वाली, भोजपुरी, बंगाली, नेपाली व सिंधी भाषाओं व बोलियों में लगभग 1000 गानों को संगीतबद्ध किया है। श्री बालकृष्ण शर्मा जी को फिल्म जगत में उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रदेश सरकार इस दिवस पर हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। 1 मिनट बीच में कहाँ, बीच में सारे धन्यवाद महोदय। और पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप सभी को भी हार्दिक बधाई और आपका धन्यवाद। चलो स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। मेरी दरखास्त है माननीय से कि माननीय आप जश्न आजादी के इस पर्व पर अपना संदेश देने की कृपा करें। माननीय मुख्य पकड़ो, क्या पकड़ना, कैमरा तभी लगना ना है।
यार एक पर स्पीड देने लगे। अब ये नहीं करना, स्टेज पे कर ले, खड़े हो चलो आओ इतना मत हिला। मैं क्या करना अब ये आगे जाओ तो लो एक ठीक है हो गया। ये अभी वो नेचुरल साउंड चलेगा इसको रखने की कोशिश करें। आज इस ये लगाओ ना इसमें, मैं बोल रहा हूँ 64वें स्वतंत्रता दिवस वो के लगाओ इसको, मैं पकड़ता है। राज्य स्तरीय समारोह के इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में देवभूमि कुल्लू की इस धरती पर आज के इस कार्यक्रम में शामिल हिमाचल प्रदेश सरकार में का भाषण लाइव कर लो ना। माननीय शिक्षा मंत्री हाँ कर दो मैं जिनके पास भाषा एवं संस्कृति विभाग भी है, नहीं लगा, मेरे छोटे भाई श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, बाहर करो इसको। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी, सुरेंद्र शौरी जी, जवाहर ठाकुर जी, सुंदर सिंह ठाकुर जी, पूर्व में सांसद रहे आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी, पूर्व में मंत्री रहे श्री सत्यप्रकाश ठाकुर जी, एचपीएमसी के हमारे वाइस चेयरमैन श्री राम सिंह जी, हमारे साथ में हमारे हैंडीक्राफ्ट हैंडीलूम के वाइस चेयरमैन श्री संजीव कटवाल जी, मुख्य सचिव श्री अनिल भाटी जी, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू ऋचा वर्मा जी, एसपी कुल्लू गौरव सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पर संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिवस पर और बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा ये भारत विकास की नई बुलंदियां छुए, जिसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं से भी इसके लिए कामना करता हूं। भाई और बहनों, भारत की स्वतंत्रता एक लंबे संघर्ष के बाद हमको मिली है। और लंबे संघर्ष के उस कालखंड में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी। आज हम इस अवसर पर यहाँ जिस प्रकार से इस दिवस को मना रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के दिन हमको उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने जीवन की कुर्बानी दी है। उस बलिदान को मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर हमको स्मरण करना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने
आजादी प्राप्त करने के लिए गुलामी का दंश झेला, यातनाएं सही हो और तानाशाही हुकूमत से गोलियां और लाठियां खाई। मैं इस अवसर पर देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए जिन महान सपूतों ने अपने उनके प्रति सादर नमन करता हूं। और मुझे आज के इस अवसर पर इस बात को भी कहना है, उस आंदोलन में हिमाचल प्रदेश चाहे देश का छोटा सा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद अपना योगदान देने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहा। हिमाचल वासियों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस आंदोलन में निभाई, चाहे वो धागी गोलीकांड हो, प्रजामंडल का आंदोलन हो, सुकेत सड़क सत्याग्रह और चौथा आंदोलन, इनमें जो प्रमुख हैं, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से हिमाचल के पहाड़ी इलाके से भारत की आजादी के लिए कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए जिस प्रकार से बुलंद आवाज उस वक्त के महान सपूतों ने हिमाचल की धरती से उठाई, वो भी उनको आज के इस अवसर पर स्मरण करना चाहिए। मैं इस अवसर पर प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाई.एस. परमार को भी शत नमन करता हूं। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश का प्रथम परमवीर चक्र अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदेश के सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ, और उसके बाद प्रदेश के ये हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल डी.एस. थापा तथा हवलदार संजय कुमार को भी उल्लेखनीय शौर्य के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी हाल में अभी जो ताजा घटना गलवान में घटी, जहां हमारे बहुत सारे सेना के जवान शहीद हुए, और उसमें भी हिमाचल प्रदेश का एक नौजवान जो है अपनी जीवन की कुर्बानी देने के साथ साथ में इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक संदेश लेकर के आया। भले ही हम छोटा प्रदेश हैं, लेकिन जहां देश की कुर्बानी देने की बात आती है, देश के लिए कुर्बानी देने की बात आती है, वहां हिमाचल की गिनती हमेशा होती है। मैं उनके प्रति भी उनके बलिदान को स्मरण करते हुए और उसके साथ साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और श्रद्धांजलि के साथ साथ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे वीर सैनिकों जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनको हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कह सकते हैं, उनके आश्रितों को, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और परिवारजनों के लिए जो एक प्रतिबद्ध होकर के काम करने की हमने कोशिश की है, और अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके परिवार को मदद करने के लिए जो भी किया जा सकता था, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वो भी प्रयत्न किया गया।
प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों को 15,000 रुपए व अविवाहित व्यक्तियों को 10,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपए, पोतियों के विवाह के लिए 21,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में 2% आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को 2 लाख रुपए, वीर चक्र तथा शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी को 1 लाख रुपए किया है। भाई और बहनों, हमने अपने कार्यकाल में कीर्ति व शौर्य चक्र विजेताओं को लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके गतिशील नेतृत्व में भारत विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर करके आया है। सशक्त नेतृत्व ही राष्ट्र की पहचान है। आज पूरा विश्व हमारे देश की ताकत व क्षमता का लोहा मान रहा है। सीमा और पड़ोसी देशों को मुंह तोड़ जवाब और कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान का आगाज जिसके सार्थक परिणाम प्रमाण है। आज का ये कार्यक्रम हम बहुत अलग तरह की परिस्थिति में मना रहे हैं। एक वैश्विक बीमारी, एक वायरस जिसे हम खुली आंख से देख नहीं सकते, इस प्रकार की परिस्थितियां पूरे विश्व में पैदा कर दी। अगर घर से बाहर निकलना है तो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि मास्क पहन करके निकलो। सारी दुनिया की आर्थिकी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, नुकसान पहुंचा और स्वाभाविक रूप से इसका असर पूरे भारतवर्ष में भी बहुत देखने को मिला है। हमारा ये सौभाग्य है कि भारत को आज एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मिला है और इसलिए उनके प्रति इस देश के लोगों की अगाध श्रद्धा, उनके प्रति सम्मान का भाव और सबसे बड़ी बात उनके प्रति एक विश्वास का भाव, भरोसे का भाव कि जो भी वो कहेंगे और जो भी वो करेंगे उस देश के हित के लिए होगा, उस देश के हर नागरिक के जीवन के लिए उचित होगा। इसलिए इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत की आबादी जहां 135 करोड़ से ऊपर हो गई, भले ही मामले पिछले दिनों में बढ़े हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि 135 करोड़ की आबादी में भी अभी तक भी भारत जो है बहुत बेहतर परिस्थिति में है और इसके लिए सब स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर हम पूरे देश भर में इस बात को लेकर के सोचें, दुनिया भर में सोचें कि दुनिया के जो बड़े देश जो जहां वो विकास की दृष्टि से हम उसे बहुत आगे मानते हैं खुद को, और इस वैश्विक महामारी का प्रकोप उन देशों में भी बहुत हुआ है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की जहां वैश्विक महामारी का असर ज्यादा हुआ है, जो 15 देश हैं, उन देशों की आबादी लगभग 142 करोड़ है, लेकिन 142 करोड़ की उस आबादी में मरने वालों की संख्या 7.5 लाख से पार हो गई और उसकी तुलना में भारत की अगर हम बात कहें
भारत की आबादी 142 से थोड़ी ही कम है, 135 करोड़ के लगभग है, लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या उसकी तुलना में बहुत कम है। मृत्यु एक व्यक्ति की जो होती है वो दुखद होती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो पीड़ा देती है, परिवार को भी देती है, समाज को भी देती है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में अगर हम आज की तारीख में देखें, जहां 142 में जहां 15 देशों का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर मरने वालों की संख्या 7.5 लाख से पार हो गई, वहां भारत में मरने वालों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई। और उसमें मैं कह सकता हूं उस बात को कि अब भारत बड़ा देश होने के साथ साथ में मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार से मिला है, जिनकी बातों को लोग सुनते ही नहीं, सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस संकट से बाहर निकलने के लिए देश की जनता से आह्वान किया कि जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, लोगों ने कहीं भी प्रश्न खड़ा नहीं किया, सहज रूप से उसको स्वीकार किया, भरोसा किया इस बात को लेकर के कि जो भी कहा है प्रधानमंत्री जी ने वो हमारी जीवन के लिए कहा है, हमारी सुरक्षा के लिए कहा है। और इसी प्रकार से जब आवश्यकता अनुभव हुई कि लॉकडाउन की आवश्यकता इस देश में है, लॉकडाउन के फेज 4 गुजरे, लेकिन उसके बावजूद पूरी देश की जनता ने लॉकडाउन के दौरान पूरा सहयोग दिया, समर्थन दिया, पालन किया। और ये परिस्थिति पूरे यूरोपियन कंट्रीज की नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके किए गए कार्य के लिए विशेष तौर से संकट के क्षण में उसके लिए मैं उनके उन सभी निर्णयों का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब भी उनको जीवन में वक्त मिलता था, कामकाज से थोड़ी सी फुर्सत निकलती थी, वो हिमाचल आना नहीं भूलते थे और विशेष तौर से कुल्लू आना नहीं भूलते थे, मनाली के प्रीनी गांव में पहुंचते थे। और एक नहीं अनेक बार उनके इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल मेरा अपना घर है। और हिमाचल के अलावा, मनाली के प्रीनी गांव के अलावा, अटल जी ने इस प्रकार के फुर्सत के क्षण जो है वो शायद ही कहीं और गुजारे, जहां कविताएं लिखी, जहां जीवन की बहुत सारी बातों को लेकर के उन्हें अपनी डायरी में उल्लेख किए, जहां हम सब लोगों के बीच में आकर के कविताएं जो लिखी हैं उनको सुनाया। यही ढालपुर का मैदान है जहां आते जाते उनका हम अभिनंदन करते थे, स्वागत करते थे, यहीं हमको वो संबोधित करते थे, यहीं अपना संदेश देते थे। और उसी प्रकार से हमारा यह भी सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जहां भी जाते हैं, जब हिमाचल का जिक्र आता है तो हिमाचल मेरा अपना घर है, इस बात का जिक्र कहीं नहीं छोड़ते। धर्मशाला में हमारी इन्वेस्टर मीट के दौरान आए तो उस वक्त भी उन्होंने अपने भावनाओं का जिक्र इस रूप में किया। जब राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में जब चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश का जिक्र होता है तो अरे हिमाचल तो मेरा घर है। एक समस्या से वाकिफ है और बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित है, और इसलिए हिमाचल के साथ इस प्रकार का लगाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हिमाचल प्रदेश के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता रहती है, उस सहयोग को हमेशा वो हमको प्रदान करते रहते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक सपना लिया
कि लाहौर जाने में कठिनाई होती है, आने में कठिनाई होती है, बीच में ऊंचा पहाड़ आता है, वो रास्ता रोक देता है, कई महीनों के लिए रोक देता है। और ऐसी परिस्थिति में आने जाने का रास्ता हमारा लाहौर स्पीति के लोगों के साथ बना रहे और उसके साथ साथ सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से भी यहां लाहौर स्पीति और कुल्लू के बीच में एक टनल का निर्माण होना चाहिए। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है वो टनल बन करके तैयार होने जा रही है और सितंबर के अंतिम सप्ताह में किसी भी वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उसके उद्घाटन करने के लिए हम और आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने इस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आऊंगा और वर्चुअली नहीं करेंगे, आकर के करेंगे, एक्चुअल आकर के करेंगे। और उस दृष्टि से हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना होगा, उनके दर्शन होंगी, उनके शुभकामनाएं करने शुभकामनाएं हम हिमाचल वासियों को मिलेंगी। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 28 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मुझे हर कदम पर मिला। इस नई जिम्मेवारी के लिए जहां सबके सहयोग की आवश्यकता थी, समर्थन की आवश्यकता थी, पग पग पर, पल पल पर आप लोगों का सहयोग मिला, समर्थन मिला, हम आगे बढ़े। और इसलिए एक जगह नहीं अनेक जगह हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल अपनी पहचान बनाने के लिए जो है वो पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर केरल के बाद अगर दूसरा राज्य अगर साक्षरता दर की दृष्टि से किसी को कहा जा सकता है, क्योंकि आंकड़े पुराने हैं, मैं समझता हूं कि अगर आज की तारीख में उन आंकड़ों का अगर जिक्र हो, नए सिरे से सर्वेक्षण हो, तो हो सकता हम केरल से पीछे नहीं, हम केरल के बराबर ही हो। स्वच्छता की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने अलग से एक मुहिम चला करके उसमें सफलता हासिल की। सिक्किम के बाद दूसरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है जो उसको ओपन डेफिकेशन फ्री किया, घोषित किया गया। पॉलीथीन फ्री हिमाचल के लिए जो अभियान चलाया उसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। 2009 के बाद उस अभियान को आगे बढ़ा करके बीच में जरूर शिथिलता आई थी उसमें, और उसके बाद आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज हिमाचल प्रदेश उसमें फिर से आगे बढ़ करके ग्रीन हिमाचल के उस सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, अलग पहचान के साथ पूरे देश में जो एक संदेश दे रहा है। क्योंकि हिमाचल में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और पर्यटन हमारे लिए बहुत बड़ा एक आय का जरिया भी है, हमारे लिए एक रोजगार का भी जरिया है। हम इस बात से सहमत हैं कि पिछले दिनों से पिछले कुछ अरसे से जब कोविड-19 का असर आया है तो हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है काफी प्रभावित है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम इस बात को कह सकते हैं प्रभावित जरूर हुआ है, नुकसान भी जरूर हुआ है। जिनको रोजगार मिला था उनको भी मुश्किल आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस बात को कह सकते हैं कि दौर आएगा, फिर से आएगा, जल्दी आएगा, जब हिमाचल इस कोरोना वायरस के इस दौर से बाहर निकलकर अपने पर्यटन राज्य की उस छवि को फिर से कायम करने में सफल होगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमने पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के सोचा है। उसमें हमारा नग घाटी में जो मटासौर, गोरुडुक, जहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, वहां पर हमने नई योजना जो हमारी हिमाचल प्रदेश में हमने नई राहें, नई मंजिलें, उसके अंतर्गत हमने 50 लाख रुपए खर्च करने का हमने निर्णय किया है और उसके अंतर्गत जो है इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं और कैसे बढ़ सकती है। हमने जो टनल, जो रोहतांग टनल, उसके लिए आग्रह किया कि ये स्वप्न अटल जी का था
और इस टनल का नाम अटल जी के नाम पर रखना चाहिए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र की सरकार ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और अब हमारी इस टनल का नाम अटल रोहतांग टनल के नाम से होगा। और ये टनल सिर्फ आने जाने के लिए नहीं, ये सामरिक दृष्टि से इसका महत्व नहीं, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इस टनल को टूरिज्म के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है एक डेस्टिनेशन बने टनल टूरिज्म के नाम से, उसके लिए भी हम सुनिश्चित करके जो है एक बहुत बड़ी बृहद योजना बना रहे हैं। चाहे वो साउथ पोर्टल है, चाहे वो नॉर्थ पोर्टल है, दोनों जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, और उसके बीच में हम कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार से कि एक बस जो है जिसमें 3D हमारा वो व्यू होगा, उसके साथ जो है सवारियां जो है टूरिस्ट आए उसके अंदर टनल में जाकर के उसका आनंद ले, इसके लिए भी हमारी योजना आने वाले समय में चल रही है। और उसी प्रकार से जहां तक हमारा रोहतांग है, रोहतांग यथावत रहेगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगी, और उसको सुंदर करने की दृष्टि से कुछ और भी कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी, वो भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रोहतांग को हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारे रोपवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस रोपवे के प्रोजेक्ट के माध्यम से जोड़ें, ताकि वहां आने जाने से वहां पर प्रदूषण भी ना फैले। हमारी जो टैक्सियां हैं, हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के माध्यम से भी चलना हो, और उसके साथ साथ में वो एक और अट्रैक्शन की दृष्टि से उसको डेवलप करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रकार से बिजली महादेव की अगर हम बात करें, वहां पर भी हमारा एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में सड़क वहां करीब पहुंच गई, और वो भी एक सुंदर स्थान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी व्यक्तिगत रूप से उस बात को स्मरण करते हैं क्योंकि वो खुद वहां जाकर के आए हैं, और वहां पर भी वो रोपवे का जिक्र करते हैं कि रोपवे होना चाहिए। उस दृष्टि से भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि रोपवे के माध्यम से हम उसको जोड़ें और सड़क के माध्यम से भी जोड़ें, ताकि उसको भी हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आने वाले समय में और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। हमारी सरकार आने के पश्चात हमने कुछ निर्णय लिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने वृद्ध जनों को पेंशन का प्रावधान जो पहले 80 साल के ऊपर का प्रावधान था आय सीमा में छोड़ करके छूट देते हुए उसको हमने 70 साल किया, और 2,85,000 वृद्ध जन जो है नए शामिल किए 70 साल से 80 साल जिनकी आयु, और उनको हम आज 1,500 रुपए के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमने जो हमारे जो हैंडीकैप्ड हैं, विडो हैं, उनकी पेंशन में हमने 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया है, उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। और उसके साथ साथ में हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि कोविड के चलते हमने पहले ही एडवांस में 3 महीने की पेंशन का प्रावधान उनके अकाउंट में डाल करके जो है मदद करने की हमने कोशिश की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगभग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,64,000 नए मामले अभी हमने स्वीकृत किए। एक योजना हमने और हिमाचल प्रदेश में चलाने की कि लोगों की समस्या को समाधान होना चाहिए, गांव में रह करके घर बैठे समाधान हो, इसका रास्ता क्या हो सकता है। उस दृष्टि से हमने एक योजना की शुरुआत, एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जनमंच की शुरुआत की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक जो है 190 जनमंच के कार्यक्रम किए, जिसमें 45,000 से ज्यादा शिकायतों को सुना गया। सुनने के बाद उसमें से लगभग 90% से समस्याओं का समाधान मौके पर हम करने में सफल हुए। गांव का आदमी गांव को रह करके, गांव में रह करके उसकी समस्या का समाधान हो। हमारी सरकार का मंत्री, हमारी सरकार के अधिकारी गांव में जाकर के उसकी समस्या का समाधान करने के लिए काम कर सके, इस प्रकार से प्रयत्न किया। और उसके अतिरिक्त और आगे बढ़ करके हमने ये भी कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और सरल करने की कोशिश की।
और उसके लिए हमने एक योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की हमने शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई और जिनमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हुए। घर बैठे उसमें हमने सफलता हासिल की उन समस्याओं के समाधान के लिए। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर के अगर हम बात करें, आयुष्मान भारत पूरे भारत के लिए एक योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत दुनिया की सबसे बड़ी योजना, जहां एक मरीज के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो परिवार टूट रहे थे, जो लोग उसमें कवर नहीं हो पा रहे थे, उनको हमने कहा कि उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। जीवन हमेशा हर व्यक्ति का एक समान है, एक बराबर है, उसको एक बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में 5,50,000 परिवार जो है इस योजना के अंतर्गत वो हिम केयर की शुरुआत हमने की। इस योजना के अंतर्गत वो रजिस्टर हुए और उसमें से 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों ने इसका अभी तक लाभ ले लिया और लगभग 95 करोड़ के लगभग जो है इस पर हमारी सरकार ने खर्च किया है। और कभी मुझे सहयोग से बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब मिलना होता है तो कहते हैं कि हमने हिमकेयर के माध्यम से अपना इलाज किया। जो व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे संकट के क्षण में होता है, जीवन बचना चाहिए, ये उसकी भावना होती है, उसके परिवार के लोगों की इच्छा होती है, लेकिन उसके लिए इलाज जो करना है वो बहुत महंगा है, उसको करना संभव नहीं है, मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में एक नहीं अनेक लोगों को ऐसे हालात में हमने देखा है कि वो हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं, छुट्टी लेकर के चले जाते हैं, बिना छुट्टी के मरीज को घर ले जाते हैं। मरीज ही कुछ कहता है कई बार, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। ऐसे लोगों को मदद करने की आवश्यकता थी और मैं समझता हूं इस योजना के अंतर्गत जो है हिमकेयर योजना के अंतर्गत हम उसमें काफी हद तक कामयाब। अब इस बात को लेकर के आगे और मानवीय दृष्टिकोण के साथ और आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश। ऐसे बहुत सारे लोग जो हिमाचल प्रदेश में किसी घटना के कारण बिस्तर पर हैं, एक्सीडेंट हो गया, चलने की परिस्थिति नहीं है, हालात नहीं है, जिंदा है, जीवित है, लेकिन बिस्तर पर, और उसकी मदद करने के लिए किसी व्यक्ति को लगातार उसके पास रहना पड़ता है, करीब रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मदद क्या हो सकती है? ऐसे में बहुत सारे मरीज है, किडनी फेल हो गई लेकिन उसके बावजूद जिंदा है, लेकिन बहुत कठिनाई के दौर में। कैंसर का मरीज है लेकिन उसके बावजूद जिंदा तो है, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियों में बिस्तर पर है। ब्रेन हैमरेज हो गया लेकिन जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद शुद्ध बुद्ध नहीं है। परिवार के हर एक व्यक्ति को उनके पास लगातार बैठ करके उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए भी मदद होनी चाहिए जो जीवन भर बिस्तर पर है। उसके लिए एक नई योजना की हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की, जिसका नाम हमने सहारा रखा। उस सहारा योजना के अंतर्गत शुरू के साल में हमने 2,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनकी मदद हर महीने करने की कोशिश की और अब हमने अपनी बार इस राशि को बढ़ा करके 2,000 रुपए से 3,000 रुपए कर दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लगभग हम जो है वो 9,078 लाभार्थियों को 5 करोड़ 90 लाख रुपए जो अभी तक इस मदद के माध्यम से उनके लिए दे चुके हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से 7 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि दे चुके हैं। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमको ये लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब रहते हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए योजना उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और उसमें हिमाचल प्रदेश के भी हजारों परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में मिला। लेकिन बहुत जगह हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे परिवार ऐसे रह गए जिनको अभी तक गैस का चूल्हा नहीं मिल पाया। हमने कहा इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे भारत वर्ष में हिमाचल पहला राज्य है जिस राज्य ने हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको हासिल किया है। 2,76,000 परिवारों के घर में जहां गैस का चूल्हा नहीं था
उनके घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की। इसके लिए भी मैं हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और हिमाचल वासियों को भी, और उसके साथ साथ में विशेष तौर से लाभार्थी जो इस योजना से जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक और योजना हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारी जो मकान के निर्माण के लिए रहते, आमतौर पर हर बजट में गृह निर्माण के लिए प्रावधान किया जाता था, लेकिन 4,000 5,000 हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं होता था। लेकिन अब की बार हमने तय किया कि इस नंबर को बढ़ाना चाहिए। हर एक हिमाचल वासी के पास घर है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, चाहे टूटा होगा, फूटा होगा, चाहे वो पुराना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल का कोई आदमी सड़कों पर नहीं सोता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हिमाचल वासी के पास अच्छा मकान हो, अच्छा मकान में वो अपना परिवार के साथ अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, ये बहुत आवश्यक था। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में अब की बार 5,000 से उस लक्ष्य को सीधा बढ़ा करके 10,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अब काम चल रहा है। नौजवानों को रोजगार सबको सरकारी क्षेत्र में देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में स्वावलंबन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसमें 25% की सब्सिडी किसी नौजवान को दी जाती है, और कोई बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको ये सब्सिडी हम 30% देते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का रुझान उस दृष्टि से आ रहा है, और उस दृष्टि से सब लोग आगे आकर के स्वरोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो काम करने के लिए आतुर है, और इस दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते उनको मदद करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक हमने इसी योजना के अंतर्गत जो है वो हिमाचल प्रदेश में जहां 1,000 से ज्यादा छोटी मोटी उन्हें इंडस्ट्रीज लगा दी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत, उसमें लगभग 40 करोड़ रुपए की हमने सब्सिडी प्रदान अभी तक कर दी है। और हिमाचल प्रदेश में हमारा आय का एक बहुत बड़ा एक साधन है, वो हमारे किसान और बागवान। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए, जहां हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा, 80 के 90% के लगभग है, ये गांव में रहने वाला आदमी वो किसान है, बागवान है। वहां उनकी मदद हो सके, ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, उस दृष्टि से हमने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से काम करने की कोशिश की है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 2-2 हजार रुपए उन किसानों के खाते में डालने का एक निर्णय उन्होंने किया, और उस निर्णय के अंतर्गत लगभग हिमाचल प्रदेश में 175 करोड़ रुपए की राशि जो है उन किसानों के खातों में डाली। और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को, क्योंकि बागवान और किसान जो है परेशान किस वजह से है, क्योंकि उनकी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगली जानवर जो है वो कई बार बहुत ज्यादा नुकसान उसमें हो जाता है। उस दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को हमने आगे बढ़ाया है, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 3600 किसानों ने उस योजना का लाभ उठाया, और इसमें 80 करोड़ 36 लाख रुपए अभी तक हमने खर्च कर लिए हैं। एंटी हेल नेट के लिए भी हिमाचल प्रदेश में हमारी सेब की फसल अच्छी हो, हमारी बाकी फसलें अच्छी हो, और ये मौसम के कारण हमारी फसल को नुकसान ना हो, उस दृष्टि से हमने जो प्रयत्न किया उसमें भी लगभग 45 करोड़ रुपए अभी तक हमने खर्च कर लिए हैं, और उसमें एंटी हेल नेट का प्रावधान हमने किया है। बागवान हिमाचल की आर्थिकी को बहुत संबल देते हैं, सहयोग देते हैं, और लगभग हिमाचल प्रदेश में 4,500 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जो है बागवान हमारे सेब के, और सेब के साथ साथ में दूसरे जो हमारे फल होते हैं उसके माध्यम से होते हैं। और उस दृष्टि से मैं आपकी बार मुझे पूरा भरोसा है, सेब की फसल बड़ी तो नहीं है इस बार, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दाम अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि विदेशों से सेब इस बार इंपोर्ट होने की संभावना भी नहीं। और उसके साथ साथ में हमको इस कोरोना के संकट में हमको लग रहा था कि उसको मार्केटिंग में हमको कठिनाई आ सकती है, लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल हमने आने नहीं दी। चाहे वो लेबर की बात है,
चाहे वो लेबर के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन की बात है, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उन सारी चीजों के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार सेब की फसल से हमारे आर्थिक क्षेत्र में, हमारे बागवानों के इस सहयोग से प्रदेश की आर्थिकी को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। प्रदेशवासियों के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं जो 800 करोड़ रुपए की हमारी जायका परियोजना के तहत पौधरोपण और ग्रामीण आजीविका सुधार कार्यों के लिए जो हमारे पास जो राशि है उसमें 41 करोड़ 78 लाख रुपए हम खर्च करेंगे। और ऐसी बहुत सारी योजनाओं का हम जिक्र कर सकें। एक योजना और जिस योजना का जिक्र यहाँ हमसे पहले भी आज किया जा रहा है, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज महकमे की ओर से पूरे प्रदेश भर में शुरू की जा रही है, जिसमें जो छोटा सा किचन गार्डन बना करके और उसमें हम देख रहे हैं उसमें 40,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर में उसमें रुझान आया है लोगों का। वो सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी 1 बीघा योजना को आरंभ किया जाए। ये भी एक और बेहतरीन जो है हमारी एक पहल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जहां पूरे देश के लिए इस संकट के दौर में मदद करने के लिए उन्होंने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज जारी किया, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो विशेष तौर से जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 95% से ज्यादा हमारे उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, वो एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं, जिसमें हमारे होटलियर भी आते हैं, होटल भी आते हैं। उसमें बहुत बड़ा उसके माध्यम से लाभ मिलेगा और उसमें मदद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा आर्थिक पैकेज के रूप में जो हुई है, उसका हिमाचल प्रदेश को भी निश्चित रूप से बहुत लाभ मिल रहा है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने में हमने जो है वो काम किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 5,90,000 पात्र महिलाओं के खातों में 500 रुपए प्रति माह जो है वो डालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि संकट के क्षण में छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी मदद के रूप में अनुभव होती थी, महसूस होती थी। और बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं आज के इस कार्यक्रम में ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने जो विभिन्न योजना चलाई, हमारे इस कोविड-19 के खासतौर से संकट के क्षण में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपना सहयोग दिया, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे पुलिस कर्मचारी है, चाहे हमारे होमगार्ड के जवान हैं, सब लोगों ने आगे बढ़ करके कहा, अपने जीवन को संकट में डाल करके भी दूसरे की जान कैसे बचाई जा सकती है और उसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, उस दृष्टि से उन्होंने काम किया है। और आशा वर्कर्स को हमने उसके लिए पहले 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि दी, लेकिन अगस्त में और उसके बाद अगस्त के बाद जुलाई और अगस्त के लिए हमने 2 महीने के लिए वो राशि बढ़ा करके हमने 2,000 रुपए दी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमारे हिमाचल के हमारे नौजवान साथी जो पढ़ने के लिए, जो बच्चे हमारे दूसरे प्रदेशों में गए थे और लॉकडाउन के दौरान संकट में फंस गए, बहुत सारे जवान जो हमारे यहाँ हिमाचल के अपने काम धंधे को लेकर के दूसरे प्रदेशों में जाकर के प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए गए थे। हिमाचल से बहुत बड़ी संख्या में गोवा में होटल रेस्टोरेंट में काम करने वालों की संख्या थी 4,000 से ज्यादा। जब वहां पर कोरोना का दौर आ गया, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, और जो बच्चे पढ़ाई के लिए कोटा गए थे, चंडीगढ़ गए थे, पुणे गए थे, मुंबई गए थे, बेंगलोर गए थे, वहां पर पढ़ाई बंद होकर के कमरे में वो जो है वो एक कमरे में रह करके बहुत कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे संकट के क्षण में हमने कहा कि हमारे हिमाचल के वासियों को हिमाचल लाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस प्रकार से जो लोग रजिस्टर्ड हुए थे, अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2.5 लाख के लगभग लोगों को हम संकट से निकाल करके उनके घर में पहुंचाने में सफल हुए हैं, कामयाब। हम इस बात से सहमत हैं, जब उन लोगों को वहां से लाया तो वायरस का इम्पैक्ट दिखने लगा, क्योंकि वो बहुत संकट में थे, संक्रमण बहुत उनके करीब था,
कुछ लोग उसमें से संक्रमित थे और हिमाचल आने के बाद संक्रमण के साथ जब वहां पर पहुंचे, जब टेस्ट किया तो पाए गए वो पॉजिटिव है। लेकिन हमने उनका इलाज किया और ट्रीटमेंट करने के साथ साथ में जब तक वो ठीक नहीं हुए तब तक के लिए उनको घर नहीं भेजा। तो अभी भी मैं इस काम को हम बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबका उसमें बहुत भरपूर सहयोग मिला, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल के लोगों ने हमको हिमाचल में इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। लगभग 82 करोड़ 48 लाख रुपए हमको मुख्यमंत्री सीएम कोविड फंड में जो है, चीफ मिनिस्टर कोविड फंड में जो है सहयोग के रूप में मिला, जिससे हम हिमाचल प्रदेश में जो है लोगों को इस बीमारी के से बचाने के लिए और इस वायरस से प्रभावित उन परिवारों के लिए, उनको मरीजों को जो है उनके जीवन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 22 करोड़ के लगभग हमने अभी तक इसमें से खर्च किया है। और मुझे इस बात को लेकर के भी आपके बीच में जरूर कहना है कि अभी ये दौर समाप्त नहीं हुआ है, ये दौर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बहुत बड़ी सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित है उन सबसे भी और जो हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिक हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि अभी भी हमको सावधानियों के साथ आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। अभी तक इस बीमारी का इलाज कोई ठोस तरह से जिसको हम कह सकते हैं उस प्रकार से हमारे सामने नहीं है। कहा जा रहा है वैक्सीन आई है, लेकिन वो कितनी प्रभावी होगी, कितनी सफल होगी, उन सारी बातों पर अभी तक कहना उचित नहीं होगा। ऐसे में जो अभी तक जो किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि हम सावधानी बरतें, संयम बरतें, सोशल गैदरिंग में और उसके साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, मास्क का उपयोग करें। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। मैंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ इस दौरान सीधा संवाद रखा, लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके उनकी समस्याओं को सुना, समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। और उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी हजारों की तादाद में लोगों के साथ संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं का समाधान की दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। उसमें काफी हद तक हम सफल हुए हैं, इस बात को मैं कह सकता हूँ। और आज भी मुझे आपके बीच में ये भी कहना है, मैं हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी प्रशासन का भी, जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो विधायक है, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि है, चाहे हमारा वार्ड का मेंबर है, चाहे नगर परिषद नगर पंचायत का कुछ सदस्य, सब लोगों ने अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितना भी इस संकट के क्षण में जो मदद की जा सकती थी, जो काम किया जा सकता था, उस काम को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश की। सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने और विधायकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों ने, डिप्टी कमिश्नर के अतिरिक्त उनके साथ पुलिस के हमारे एसपी, हमारे पुलिस के प्रदेश के सभी अधिकारी, सब लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से, और पुलिस की बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी जो है सीधा संपर्क में आने के बाद संक्रमित भी हुए, लेकिन उसके साथ साथ में उन लोगों ने अपने बहुत बेहतरीन सेवाएं प्रस्तुत करते हुए उदाहरण स्थापित किए। उनको भी मैं बहुत बहुत आज के इस अवसर पर बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये वर्ष आने वाले समय में आपके लिए शुभ हो, ये कोरोना का ये दौर जल्दी समाप्त हो, ऐसा हम हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं से हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और निश्चित रूप से दौर आएगा जब ये दौर समाप्त होगा, हम खुले में चल सकेंगे, खुले में बात कर सकेंगे, खुले में मिल सकेंगे। अपनी जो संस्कृति हमारी हिमाचल की है, पहाड़ों में जब जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जो है वो हमारा संस्कृति जो होती है उसका प्रस्तुतिकरण होता है और उसमें नाटी होती है। आजकल ये नाटी भी हमारी इस वायरस के कारण संकट में पड़ गई है, लेकिन बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौर से हम बाहर निकलेंगे। इसलिए आप सबके सहयोग बहुत हर कदम पर मिला है, आने वाले समय में भी आपका ये सहयोग कायम रहेगा। इस सहयोग को बनाए रखें, ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूं। आज इस अवसर पर बहुत सारे जिनने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग फील्ड में काम करते हुए
जिन्होंने काम किया, पहचान बनाई, हिमाचल की संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया, उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। जिनको गौरव पुरस्कार आज से सम्मानित किया गया, उनके बेहतर काम के लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आप और आगे बेहतर होकर के काम करें, ऐसी कामना करते हुए एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।